नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इवॉल्व विद ज्योति पर। मैं ज्योति अलावत आज फिर आई हूँ कुछ रोचक तथ्यों और जानकारी के साथ। दोस्तों, एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिजीज़, हड्डियों में होने वाला आर्थराइटिस, अगर मैं कहूँ मोटे मोटे तौर पे थायराइड इवन तक, स्किन पे होने वाली एलर्जी से लेकर एक्जिमा और सोराइसिस तक कि इन सारी बीमारियों के पीछे अगर हम एक अंग के ऊपर ध्यान दे दें तो होगा क्या, जड़ ही खत्म हो जाएगी बीमारियों की केवल एक अंग पर। और वो एक अंग है हमारी गट। और इस गट में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन लेयर, जी हाँ, एक सुरक्षा के लिए दी गई प्रकृति द्वारा एक इनाम, एक सुरक्षा दीवार। इसे आप आंतों का रक्षा कवच भी कह सकते हैं और शरीर का रक्षा कवच भी। क्यों? क्योंकि ये जो गट है इसके भीतर एक बहुत महीन से झिल्ली होती है जिसे कहा जाता है गट लाइनिंग। ये गट लाइनिंग क्या करती है? जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जितना भी व्यर्थ और खासकर टॉक्सिन नेचर का, यानी जो शरीर के लिए बिल्कुल अनवांटेड है, इस टाइप का जितना भी पदार्थ है उन टॉक्सिन्स को खून में मिलने से रोकती है। बहुत पतली ये झिल्ली, कितनी, एक पेज की मोटाई से भी, नोटबुक के एक पेज की मोटाई से भी कम मोटाई की ये झिल्ली, लगभग कितनी, दशमलव के बाद अगर आप 9 जीरो लगाएं और फिर लगाएं 2.00, 9 बार जीरो लगाएं और फिर लगाएं 2, केवल इतनी मोटाई की ये झिल्ली इतना महत्वपूर्ण काम करती है कि ये शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को नहीं जाने देती जो खाने के द्वारा हमारे भीतर चला जाता है। इसे कहा जाता है गट लाइनिंग। ये गट लाइनिंग इस तरीके से होती है प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन जब भी इसमें लीकेज होता है, ये डैमेज होती है, तो इसमें इस तरीके के स्पेसेस आ जाते हैं। इन स्पेसेस के आने से होता क्या है कि जो टॉक्सिन्स अब रक्त में नहीं मिलना चाहिए था, ब्लड के अंदर नहीं जाना चाहिए था, वो सारे टॉक्सिन्स, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन लेयर तो बची ही नहीं, कोई बैरियर तो बचा ही नहीं, और वो सारे रक्त में चले जाते हैं। अब ये रक्त में जाकर क्या करते हैं? रक्त को या तो एसिडिक बनाएंगे या खून के अंदर और पदार्थों को इकट्ठा करते जाएंगे। अगर ये एसिडिक बनाएंगे तो ये क्या करेंगे? हमारी इम्यूनिटी पे अटैक करेंगे। अगर इम्यूनिटी पे अटैक होगा तो इम्यूनिटी अगर दब गई तो सबसे पहले छोटे मोटे इन्फेक्शंस, जिसमें सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम हो सकता है, उससे लेकर कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। अगर इसी ने इम्यूनिटी को भड़का दिया तो एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इम्यूनिटी को ही इसने कंफ्यूज कर दिया तो सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड, इस प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीजेस तक भी हो सकती हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं ज्योति जी, हमें तो बचाइए, हमें बताइए कि गट लाइनिंग डैमेज होने से कैसे बचे। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो शरीर में बिल्कुल भी नहीं डालनी। देखिए दोस्तों, गट लाइनिंग को जो सबसे पहले मारती है, उसे खत्म करती है, वो है रिफाइंड शुगर। जी हाँ, रिफाइंड शुगर, यही सफ़ेद सफ़ेद एकदम क्रिस्टल जैसे चमकते हुए जो दाने हैं, ये क्या करते हैं? ये सीधा अटैक करते हैं गट लाइनिंग पर, उसे तोड़ते हैं और फिर टॉक्सिन्स उन टूटे हुए रस्तों में से खून के अंदर मिक्स होते हैं और फिर क्या करते हैं? शरीर को प्रदूषण से भरेंगे और अनेक अंगों पर जाकर अटैक करेंगे और इम्यूनिटी का सत्यानाश करके आपको बीमार घोषित करवा देंगे बाय द डॉक्टर्स। दोस्तों, समझने की ज़रूरत ये है, जब ये टॉक्सिन्स खून में मिलकर अगर आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं तभी हार्ट डिजीज़ बनती हैं। अगर ये टॉक्सिन्स खून में जाएं ही ना तो हार्ट डिजीज़ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं जानी चाहिए शरीर में रिफाइंड शुगर के अलावा? उसके अलावा हैं जितने पैकेट फूड्स होते हैं जिनके पीछे लिखा होता है ना MSG, मोनोसोडियम ग्लूकामेट, देन और क्या हो सकते हैं आपके इमल्सीफायर्स, और ये क्रीमी थिकनेस वाले जो सब्सटेंस होते हैं, और जितने भी ये सॉसेस, जितने भी आप पैक्ड फूड लेते हैं उनमें लगभग ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए प्लीज़ पीछे ज़रूर पढ़ें। और कौन सी चीज़ें हैं आज के समय में? डायरी प्रोडक्ट्स प्लस वीट, गेहूँ। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि गट लाइनिंग को बचाने के लिए गेहूँ छोड़ना होगा, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि गेहूँ अगर आप हमारे पूर्वज सालों से खा रहे हैं तो जो हमारे फोर फादर्स ने कहा था वो एक्चुअली गेहूँ था। आज जो हम गेहूँ खा रहे हैं ये तो केमिकली ट्रीटेड टाइप है, ये सारा हाइब्रिड वीट है और ये सिर्फ गट लाइनिंग को कमज़ोर करता है। तो इसके बदले क्या खाया जाए? गेहूं जैसी बेसिक चीज़ को अगर ना खाएं, कुछ स्टेट्स में तो
गेहूं ही मेन फूड में आता है, प्राइमरी फूड में आता है, तो वो लोग क्या करें? मोटा अनाज है ना, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो शुरू से मोटा अनाज ही खाते थे। क्या क्या? ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, इन सबको आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए और गेहूं को पहले तो धीरे धीरे कम कीजिए, हो सके तो बिल्कुल निकाल दीजिए। और क्या करें, और कौन सी चीज़ें ना खाएं? तो दोस्तों, खाने पे जब मैंने ये बात करी है तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे केमिकल्स, अनवांटेड केमिकल्स हमारे खाने में जा रहे हैं। कैसे? बर्तन बार, जी हाँ, उसके अंदर भी केमिकल है। जो वो हमारी प्लेटें धुलती हैं तो कितना डिपॉजिट रह जाता है जो अनसीन होता है बाय नेकेड आइज, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसे देख सकते हैं। जो फ्लोर क्लीनर है, पोछा लगते वक्त जो केमिकल्स हवा के अंदर रिलीज होते हैं, वो बाहर जब आप पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में जाते हैं, जो पानी हम पी रहे होते हैं, चाहे हम उसको कितना प्योरीफाई कर लें, तो केमिकल्स तो हमारे अंदर जा रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के माध्यम से। तो क्या किया जाए? तो ऐसा है दोस्तों कि इन सामानों को, फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम नहीं छोड़ सकते, इनको क्या कर लिया जाए? पेस्टिसाइड फ्री कर सकते हैं। तो आप इन्हें विनेगर और नमक, उसके साथ मिला है मीठा सोडा, इनको एक पानी में घोलिए, ल्यूकवार्म वाटर में, और इसमें ये फ्रूट और वेजिटेबल्स छोड़ दीजिए। अब जब आप उन्हें 15-20 मिनट बाद निकालेंगे और साफ पानी से धोएंगे तो वो तैयार हैं, आपके शरीर में जाएंगे विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, क्योंकि वो 98% तक केमिकल फ्री हो चुके होंगे। एक सोल्यूशन तो ये मिल गया। दूसरा मिल गया मोटा अनाज। अब आगे आते हैं कि क्या सिर्फ ये खाने ही हमारे गट लाइनिंग को प्रभावित करते हैं? दोस्तों, बहुत ध्यान से, आज का जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, जो कंपटीशन का और इतना जो है टेक्नोलॉजी का जो ये टाइम आ गया है, इसके अंदर जब हमारे बच्चे और हम खुद भी निकल रहे हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, जिस स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, कि किसी ने कुछ बोल दिया तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया, कोई हमसे आगे निकल गया तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया, और ये लगातार क्या करता है? गट्स में जाकर उसकी लाइनिंग को ब्रेकेज करता रहता है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, मेडिटेशन या किसी भी माइंडफुल टेक्निक्स की प्रैक्टिस कीजिए कि स्ट्रेस लेवल कम से कम आए बॉडी के अंदर। और आते हैं दोस्तों, जो अगली बात आप कहेंगे कि ज्योति जी, हम तो सालों से गलत चीज़ें खा रहे हैं और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, अब क्या करें? हमारी तो गट लाइनिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उन लाइनिंग्स को रिपेयर कैसे किया जाए? तो यहाँ पर जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कुछ मेथड्स, इस बुक में दिए गए। मैंने रिसेंटली ये बुक पूरी करी है, रिटन बाय डॉक्टर माइकल ग्रीगर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ये रहे हैं और इन्होंने बहुत काम किया है गट लाइनिंग की रिपेयरिंग पर। इन्होंने बताया है अपनी किताब में कुछ खास नुस्खों को, जिसे आपको भी डालना है अपने खाने पीने में और अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। गट लाइनिंग को जो बेसिकली रिपेयर करते हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो है लीफ केबेज, केल, जो ये केल है आजकल भारतीय मंडियों में बहुत आसानी से मिल जाती है, और दूसरी है कैबेज। कैबेज फैमिली से बिलोंग करती हुई जो नंबर 1 इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी गई है ब्रोकली को। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो कोई भी जो है कैबेज या कॉलीफ्लावर, गोभी फैमिली की वेजिटेबल्स जो हैं वो यही काम करेंगी, शरीर के भीतर जाकर गट लाइनिंग को रिपेयर करेंगी। ये कैसे रिपेयर करती हैं? इनमें खास पोषक तत्व होते हैं जो हमारी गट्स में पाए जाने वाले कुछ खास सेल्स, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ये जो सेल्स हैं ये कौन हैं? ये गट्स के सोल्जर्स हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं, ये लगातार प्राकृतिक रूप से गट को रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है? ये जो दो मैंने मुख्य खाने बताए हैं। और इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन काम देंगे? वो काम देंगे लाल सेब। जी हाँ, डेली 2 से 3 अगर लाल सेब आप खाते हैं तो डॉक्टर ग्रीगर बताते हैं कि आपकी गट लाइनिंग रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं आप चिया सीड्स भिगोए हुए 6 से 8 घंटे, और अलसी के बीज भी ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, जी हाँ, ये भी बहुत फ़ायदा करते हैं गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए। और क्या ले सकते हैं? जो मोटी खाल वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे नारियल, पाइनएप्पल, बहुत फ़ायदा करते हैं। मैं खुद डेली रोज़ घर का बनाया हुआ 1 कप कोकोनट मिल्क ज़रूर कंज्यूम करती हूँ टू कीप माई गट्स हेल्दी। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है इसे अपने तक मत रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। मैं स्वागत करती हूँ आपका, आपके कमेंट्स का। धन्यवाद, साथ बने रहिएगा।